हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। आज के लेक्चर में हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे अपने उसी कॉन्सेप्ट को वेपर प्रेशर के। और आज की क्लास में, हाँ जी, आज जैसे मैंने आपको वादा किया था, आज की क्लास में हम रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा दोबारा सा रिकॉल करता हूँ और आपको दो नई चीज़ें बताता हूँ जो बहुत कम बच्चों को पता होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। जैसा कि बबल पॉइंट अपने नाम से ही बता रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जब वेपर बने, मतलब जब बबल बने, तो बबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब पहला वेपर बनता है। और अगर आपसे मैं कहूँ मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंडीशन जिस वक्त लिक्विड अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे हो और वेपर नेग्लिजिबल हो, तो जब हम क्या बोलेंगे, इट इज द पॉइंट एट विच first drop of vapor is formed or the point at which first drop of liquid vaporizes, one and the same thing। तो उस वक्त आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो अपने आप इसमें नोट कर लेंगे बाद में, कि at bubble point liquid maximum and vapors are negligible। ड्यू पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस। एक ऐसा पॉइंट जब आखिरी लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बन रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। तो हमने क्या कंक्लूड किया पिछली क्लास में? अगर हम जाएं तो हमने इवेपोरेशन पढ़ा था। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम राइजेस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। हमने बताया था कि एक टाइम आता है जब लिक्विड, जैसे हमने बताया था पहले 0 सेकेंड में इवेपोरेशन मैक्सिमम पहुंचता है, t 60 सेकेंड से हम नेक्स्ट में जब जाते हैं तो कंडेंसेशन बढ़ता है, एक टाइम के बाद इवेपोरेशन कंडेंसेशन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस वक्त जो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम कंडीशन है उसी को हमने क्या बताया था? वेपर प्रेशर। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर आता है वो दो कंडीशन के बीच में आता है, बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर किसके बीच में लाई करता है? बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में लाई करता है, बबल पॉइंट से पहले लाई करता है, ड्यू पॉइंट से बाद में लाई करता है। ऐसे ऑप्शन बना के दे सकता है। अब इसी पे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, देखना चाहता हूँ मैं कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा दूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1। इसमें हमने प्रेशर दिया है 700 टॉर, वॉल्यूम इस कंटेनर का 5 लीटर है। ये सारे वेपर्स को, जो भी इसके अंदर कंटेंट है, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 20 लीटर है। प्रेशर आपसे पूछा है और कह रहा है टेम्परेचर में कोई चीज नहीं आ रहा है। सोचें, थोड़ा सा टाइम लें, पॉज ले सकते हैं, मैं इसलिए बीच में ब्रेक दे रहा हूं। चलिए, अब कैसे होगा सोच के देखो। यहां पर वेपर बन रहा है और एक पर्टिकुलर एक ही टाइप का कंपोनेंट है, तो हम यहां पे बॉयल्स लॉ लगाएंगे। आपको शायद याद हो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, याद है आपको? P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। P1 बच्चों हम कितना लेंगे? 700 टॉर, वॉल्यूम इनिशियली कितना है? 5। P2 हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना है? 20, राइट। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो P2 इज इक्वल टू 700 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20। तो 0 से 0 और 2 से ये गया तो 35, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 175 टॉर आपका आंसर आ जाना चाहिए। बाकी क्रॉस चेक कर लें आप, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है, प्रेशर है 300 टॉर, वॉल्यूम कंटेनर का 10 लीटर है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसके कंपोनेंट को ट्रांसफर किया गया है। प्रेशर हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम इस कंटेनर का अब कम हो चुका है 5 लीटर। और बताएं अब प्रेशर क्या होगा। सोचें, पॉज लेके देखते हैं कितना आप दिमाग लगा पाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सोचो, अगर कंटेनर में लिक्विड है और प्रेशर है, इसका मतलब यहां पे वेपर भी होंगे। लिक्विड को उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो वहां पे भी जाके क्या होगा? लिक्विड। तो वेपर एज इट इज वहां ट्रांसफर हो गए, तो प्रेशर भी तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रेशर डायरेक्ट यहां पे कितना आ जाएगा? 300 टॉर। कुछ नहीं सोचना था, दिमाग लगाना था। चलो नेक्स्ट देखो। अब एक कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस है और वाटर भी है, लिक्विड है। उस वक्त टोटल प्रेशर 780 है। उन वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 50 टॉर। तो आपसे बोल रहा है कि टेम्परेचर को ना बदले हुए अगर ये सारा कंटेंट, सारा कॉम्प्लेक्स जो भी है मिक्सचर, अगर हम इसको 5 लीटर कंटेनर में डाल दें तो क्या होगा?
स्टार्टिंग में इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो हमारे पास है 10 लीटर, 15 लीटर, सॉरी ये मैंने नहीं लिखा था इसमें, 15 लीटर वॉल्यूम है। तो कैसे करेंगे? तो बच्चे सोचें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ओके, मैं बताता हूं आपको। क्या है कि वाटर एज इट इज रहेगा, लेकिन उसकी वजह से जो वेपर बने होंगे उनका प्रेशर हमें गिवन है। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, तो P टोटल माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, राइट। तो वो कितना है आपका 780 माइनस क्या हो जाएगा 50, तो ये आ गया 730 टॉर। अब हम अप्लाई करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स ऑफ। P1 आपका कितना है 730, वॉल्यूम कितना है 15, P2 आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना है 5, इसको कट किया 3 आ गया, 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये 2190 टॉर आ गया P2। तो आपका P फाइनल कितना हो जाएगा? अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को टिक कराते हैं, अरे भाई ये तो नाइट्रोजन का प्रेशर वहां पे जाके बढ़ा है और ऑलरेडी जो वेपर का वो भी तो ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2190 प्लस 50, तो हो जाएगा 2240 टॉर। होप सो आपको समझ आया होगा। एक पॉज लें, फटाफट इसे नोट करें और फिर हम अगले कंटेंट पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के लिए जैसे मैंने आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की, उसमें सिर्फ अभी तक हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको हेडिंग भी करवाई थी, हेडिंग भी डलवाई थी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? जब सॉल्यूट के भी मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में, तो उसी को आप सॉल्यूशन कहते हो बच्चों। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर सॉल्यूट भी आ जाए तो सॉल्यूट के नेचर के बेसिस पर वेपर प्रेशर में क्या फर्क आता है। तो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये दो केसेस में डिवाइडेड है। सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा का होगा वोलेटाइल। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें वाटर भी मिलता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो दो कैटेगरी है, या तो वो नॉन वोलेटाइल होगा या तो वो वोलेटाइल होगा। केस 1 पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? रॉल्स लॉ। कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, कई टीचर्स कंफ्यूज कर देते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आता है, जबकि ये दो टॉपिक ही हमें प्रॉपरली समझने हैं। अगर ये समझ आते हैं तो आगे का चैप्टर बहुत इजी है। तो सबसे पहले रॉल्स लॉ को समझने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टीज में सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलके बना होगा। सबसे पहले आता है नेचर। नेचर कैसा होगा? सॉल्यूट का नेचर क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट का क्या होगा? वोलेटाइल। दूसरा है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें तो सॉल्यूट जनरली क्या होगा? नॉन वोलेटाइल में सॉलिड। चलिए आपकी मेमोरी चेक करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको याद है कौन कौन से कराए थे? बोलिए। सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, राइट। ज्यादातर ये सॉलिड फॉर्म में, हनी, शहद, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हनी थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो गया, विस्कस हो गया, लेकिन वैसे जितने भी हमारे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज हैं, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अगर ये सॉलिड है, वेपर बना ही नहीं रहे हैं, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। और सॉल्वेंट का क्या होगा? P0 है। नंबर ऑफ मोल्स NB क्या होगा? W/MB, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में भी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ए लग गया बस। मोल फ्रैक्शन जाई भी क्या होता है अगर आपको याद हो? NB अपॉन में Na+NB, और जाई है क्या? Na अपॉन Na+NB। इसलिए मैंने आपको उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कराया था, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। तो रॉल्स लॉ क्या है? सामने आपके लिखा हुआ है। क्या है ये डायग्राम, क्या समझाना चाहता है? पहले आप देखो, कोशिश करो क्या कह रहा है ये। पॉज ले लिया होगा, अब समझते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास पहले प्योर सॉल्वेंट A है। जब सॉल्वेंट A है, जब पर्टिकुलर एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है, तो उसका
पहले क्या होगा, ये वेपर बनाएगा, प्रेशर जनरेट होगा, क्या था वो, पार्शियल प्रेशर के मैक्सिमम लेवल को आप क्या कहते हो, वेपर प्रेशर, और यहाँ उसका नाम क्या था, पी नॉट ए। ठीक है, जब पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट होता है तो पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता ही पहुंचता है, इसलिए पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों सेम होते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर तो बनाएगा नहीं, लेकिन वो सरफेस पे जरूर आएगा, और सरफेस पे आके वो कुछ सरफेस एरिया को कवर अप कर लेगा। तो जहां पे मान लीजिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, अब वही वहां पे जो अवेलेबल स्पेस है एस्केप करने के लिए, वेपर बनाने के लिए, वो 300 रह गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ एस्केपिंग कम होने की वजह से वेपर्स का जो जनरेशन है वो स्लो हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको पी नॉट ए नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूट आने पे प्रेशर कम हो गया था, वो प्रेशर मैक्सिमम नहीं रहा, तो जो पी नॉट ए दैट वाज मैक्सिमम वैल्यू। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, पीए, और पीए आपका क्या होगा, होगा वो पार्शियल प्रेशर, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, इसलिए अब हम क्या बोलेंगे, उसका नाम पीए, और हम साफ बोलेंगे कि पी नॉट ए गिवन वैल्यू होती है और पीए हमें कैलकुलेट करना है। इसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो लॉ बना था उसको क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। तो आखिर ये रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ कहता है कि अगर आप इसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होना ही होना है, और वो जो सॉल्यूशन का एग्जिस्टिंग वेपर प्रेशर होगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, जिसका नेचर क्या था, वोलेटाइल। समझे आप, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute is only because of volatile solvent, and it is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution, है ना। मतलब जो PA है, PA क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ जाइए के बराबर, और जाइए अगर 1 है, पहले इसको मैं कर दूं प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, अगर जाइए 1 है इसका मतलब सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उस वक्त जब जाइए था तो उसके प्रेशर को क्या बोला, पी नॉट ए, तो हमने पीए की जगह क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए। अगर मैं यहाँ जाइए को 1 रख दूं तो पीए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए। ये आप समझ रहे हैं, अगर मैं जाइए को 1 मानूं तो पीए किसके बराबर है, पी नॉट ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ जाइए 1 है, तो आप ये भी देख सकते हो कि जाइए 1 है तो पीए पी नॉट है, तो बच्चों मतलब क्या हुआ कि जो पीए है उसको हम पी नॉट ए बोल देंगे, और ये के हो जाएगा, और इनटू जाइए की वैल्यू क्या है, 1। तो जैसे हम इसको वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, जाइए मैंने 1 रख दिया, तो पीए की जगह क्या हो गया, पी नॉट ए, के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए। अब इस के की पी नॉट ए वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आप देख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए। फॉर्मूला याद कर लें, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए। मेरी बात दोबारा से सुने, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट पे, और उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर बनेगा वो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट का प्रेशर था उससे कम हो जाएगा। द रीजन वाज सरफेस एरिया कवर कर लिया गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। इसको एक बारी नोट करें, पॉज लें, फटाफट करें। अब मैं इसको और एक्सप्लेन कराता हूं, चलिए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर समझ आ जाए। समझने पे फोकस ना करके हम लोग याद करने लगते हैं, और केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। इनऑर्गेनिक को छोड़ दें, कुछ रीजनिंग, कुछ एक्सेप्शन। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि सिर्फ लॉजिक से भी काम नहीं चलेगा और रटे बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन समझ के याद करना और रटना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखते हैं क्या बोलना चाहते हो सर आप। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अभी तक हमने क्या देखा, तो रॉल्स लॉ के बेसिस पर बच्चों हमने देखा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए। फिर हम जानते हैं कि जो जाइए प्लस जाइबी का टोटल है वो तो 1 होता है, याद है। सो जाइए विल बी इक्वल टू 1 माइनस जाइबी, मानते हो बात। इसको इसमें पुट कर दो, तो हम क्या देखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस जाइबी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जाइबी। इसको इधर ले आओ, पी नॉट ए जाइबी इधर आ गया, फिर ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए, जाइबी विल बी इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। सब टीचर ये एक्सप्रेशन कराते हैं और कहते हैं बच्चों जाई भी कैलकुलेट करो, 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन पॉइंट तो यही है कि जाई भी कैलकुलेट करना बहुत टाइम लेता है। आप लोगों को याद हो अगर, तो जाई बी अपॉन जाई ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी, एन ए हमने वो ट्रिक वाला जो वीडियो था उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमारा टाइम सेव हो जाए। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसको शॉर्ट आउट करने में कह लीजिए, या फिर सिंप्लीफाई करने में। रिवर्सिंग बोथ साइड्स, अभी आपको इसका फायदा बाद में समझ आएगा, आज ही समझ आ जाएगा, वीडियो में भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखना उसमें आपको कितना फायदा होगा। पहले रिवर्स भी नहीं करते, पहले हम इसको ओपन तो कर लें। ये क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला यहीं पे खत्म होता है, डेरिवेशन खत्म। अब इसके बाद हम अपना फॉर्मूला कहाँ क्या ले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने में, टाइम सेव करने में। देख लें आप, अब क्या लिखेंगे हम, रिवर्सिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी अपॉन में एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन ए पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड एक बार ये हम इधर -1 कर देते हैं और इधर भी -1 कर देते हैं। तो इसको नेक्स्ट में लिख देते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। कर दो भाई, कोई बात नहीं। एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी -1, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए -1। क्या हो रहा है ये, देखते हैं कितना आप लॉजिक यूज़ कर रहे हैं मेरे साथ। कुछ अलग सीखना है तो भाई आगे आप समझ सकते हो। पी नॉट ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो मैं इसको ओपन करूँ तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में पी नॉट ए माइनस पी ए। देखिए ये कैंसिल हो गया, एन बी से एन बी कैंसिल हो गया, तो एन ए अपॉन में एन बी इज इक्वल टू क्या बचा, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। अगेन रिवर्सिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अब हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये एन बी अपॉन एन ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी ए। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ अपॉन में पी नॉट ए था और वहाँ अपॉन में पी ए है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये जो आया है इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो आता है इसे कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आपसे क्वेश्चन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो आपको जाई बी को पी नॉट ए से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो मतलब आपसे जाई बी पूछ रहा है। यहाँ से नीचे तक का आपके एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, आप इसको ट्रिक के नाम से रख सकते हो, ट्रिक और शॉर्टकट। अब आप बोलोगे से इतना लंबा, अरे भाई आपको इतना थोड़ी करना है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है। पता तो होना चाहिए कि जो हम रट रहे हैं, फॉर्मूला शॉर्टकट बना रहे हैं, वो आया कैसे। तो होप सो आप इसे समझ रहे होंगे। जल्दी से पॉज लीजिए, मुझे न्यूमेरिकल कराना है आपको। फटाफट से आज इस चैप्टर को, रॉल्स लॉ वाले टॉपिक को कवर अप करेंगे फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है न्यूमेरिकल टाइम। न्यूमेरिकल इस पे कैसे आएगा, इससे पहले ग्राफ मुझे याद आया। अब बच्चों इसमें ग्राफ भी तो बन सकता है, जो रॉल्स लॉ है उसके ग्राफ हैं, और बुक ने क्या किया है, एनसीईआरटी बुक ने क्या किया है, कंफ्यूज कर दिया है। ग्राफ जो है वो आपको बुक के अंदर डायरेक्ट वोलेटाइल कंपोनेंट वाले दे दिए गए हैं और कह दिया गया है रॉल्स लॉ के ग्राफ हैं, तो थोड़ा गड़बड़ है। ग्राफ्स में सबसे पहले वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जाई बी, ठीक है। अब जाई बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये टू साइडेड ग्राफ होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में कंडीशन हमारी फिक्स है कि हम जो जाइए लेंगे वो बच्चे हमेशा 0 से लेके 1 तक होगा, ठीक है, और जो जाई बी लेंगे वो 1 से लेके क्या होगा 0, ठीक है। ये हम कंसीडर करते हैं, मतलब इस वाले कॉर्नर को हम मानते हैं कि ये सॉल्यूट का कॉर्नर है,
और यहाँ तक जाते जाते ये किसका कॉर्नर हो जाता है, सॉल्वेंट का। तो आप जानते हैं कि अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो कितना भी मोल फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, प्रेशर तो बनना नहीं है। तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ये जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, P0 A। और यही ग्राफ जब हम करेंगे वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू जाई ए, तो जाई ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ फिर टू साइडेड होगा। यहाँ लिख देंगे मोल फ्रैक्शन, सेम वैल्यूज होंगी जैसे कि उधर है ऊपर में। बस यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे यहाँ वेपर प्रेशर था, यहाँ भी वेपर प्रेशर है, यहाँ भी वेपर प्रेशर है। अब यहाँ पे वो कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू जाइए बताओ। तो जाइए में हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, P0 A। मतलब जाइए के रेस्पेक्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी को हम इस वाले कॉर्नर पे अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ जाइए का मतलब यहाँ सॉल्वेंट है तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ है तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो किसके रेस्पेक्ट में मान लेंगे हम, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, और इस वाले कॉर्नर को हम क्या मान लेंगे, सॉल्यूट का। ऐसे कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, खुद का प्रेशर 0 है, सिर्फ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आया और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में खुद ही मैक्सिमम हो गया, जब एंड तक वो खत्म हो गया, वेपर प्रेशर मिनिमाइज हो गया। तो होप सो आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। रॉल्स लॉ का ये ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको नोट कर लें और ये आगे पेपर में पूछा भी जाता है। तो अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल आप कैसे करते हैं, क्योंकि मेन है बच्चों न्यूमेरिकल। ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाले आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 हैं। 1 का अभी कंफर्म नहीं है, बुक्स में कई जगह आ रहा है कि हाँ भी चैप्टर 1 इंक्लूड हो गया है दोबारा से, लेकिन अभी जब तक प्रॉपर सब इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती हैं तब तक हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर 2, 3, 4 हमारे मेन हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर at certain temperature, at certain temperature. If vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mmHg, कैसे आपको पता हो 1 बार 760 mmHg होता है, देन कैलकुलेट, पहला पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बी पार्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सी पार्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डी पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड डी पार्ट आपसे कह रहा है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप एक पॉज लें, फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट पुराना रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं कितने आप इफेक्टिव हुए कैलकुलेशन करने में। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 30 ग्राम यूरिया 45 ग्राम वाटर, दैट मीन्स यूरिया और वाटर दो कंपोनेंट है। ये हमारे लिए क्या होगा, सॉल्यूट, ये हमारे लिए क्या होगा, सॉल्वेंट। ये B है, ये A है। जो जो डेटा है फटाफट लिखें, WB, MB, WA, MA, NB, NA। तो WB कितना है, 30 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला याद है आपको, NH2CO NH2। मोलर मास निकालेंगे तो 60 ग्राम पर मोल। तो अगर NB निकालें तो 30/60 कितना आ जाएगा, 0.5 या 1/2, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब वो मिक्स हो रहा है 45 ग्राम वाटर, तो 45 वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। वेरी सिली क्वेश्चन। 18, तो ये होगा 45/18, 3 से ही कर लेते हैं। 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15 और 3
5/2, इसका मतलब हमें इसको 1/2 ही लेना चाहिए। तो Na हो गया 5/2 और Nb आपका हो गया 1/2। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर प्योर लिख दिया, इसका मतलब P0A आपको गिवन है। P0A कितना गिवन है भाई? 300 mmHg। यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो Pa पूछ रहा है। Pa इजिकल टू पी टोटल होता है और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? P0A इंटू Xi है ना। अब बच्चे P0A क्या है? P0A 300। Xi कैसे निकलेगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। मतलब आप क्या करेंगे? 300 इंटू Na कितना है? कहाँ गया? 5/2 और यहाँ क्या होगा? 5/2 प्लस 1/2। तो ये 300 और ये 5/2 अपॉन में 6/2। 2 से 2 गया तो 5/6। 300 इंटू 5/6 तो ये आ गया 250 mmHg। पहला तो हमने पार्ट कर दिया। दूसरा पार्ट क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताएं कैसे होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों याद आ गया? क्या था? P0A माइनस Pa। मैंने आपको बताया था कि ये Xi b इंटू P0A है। ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। Xi b की वैल्यू कितनी है? अभी हमने Xi A निकाला तो Xi A हमारा कितना है? 5/6। तो Xi b कितना होगा? 1/6 और P0A कितना होगा? 300। ऐसे कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 50 mmHg। फिर कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बी पार्ट हुआ ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P0A माइनस Pa अपॉन में P0A। ये तो Xi b के इक्वल था तो यहाँ हमारी ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट कितना आ गया? 1/6। तो टाइम पास ही हो गया। इसके बाद हमें कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो तो हमने बहुत पहले निकाल लिया है ना। डी पार्ट Xi b कितना है हमारा? 1/6 और Xi A हमारा कितना निकाला है? 5/6। ये P0A माइनस P अपॉन P0A इजिकल टू Xi b, राइट। अब इसके बाद ई पार्ट था। ई पार्ट में आपसे पूछा था मोलैलिटी बताओ। मोलैलिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। WB कितना है? 30। MB कितना है? 60। 1000 और WA कितना है? 45। ये गया 2 आया तो 2 500 100 9 100/9 ऐसे लिखा है। 9 1 जा 9 9 1 जा 9 फिर 11.1 ही लिख लेते हैं मोल पर केजी। तो आप इसे होप सो कर भी चुके होंगे। इसे पॉज लेके फटाफट नोट कर ले। मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं। जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। रॉल्स लॉ समझ आना बहुत जरूरी है। चले आगे। चलो भाई अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप नोट करते रहो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज? हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज should be dissolved in 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%। करें इसको ट्राई। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमें बार बार क्वेश्चन देखने नहीं रुकना पड़ेगा और आप इस टाइम को यूज़ करें। मैं चुप रहूँगा, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आप नोट करें क्वेश्चन।
चले इधर देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, मतलब वो आपसे ग्लूकोज और वाटर दो की बात कर रहा है ना, तो ग्लूकोज प्लस वाटर, ये क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब वो इसके बारे में जो डेटा हमें पता है WB क्वेश्चन मार्क और MB ग्लूकोज का आप निकालेंगे तो 180 आता है। वाटर के रेस्पेक्ट में WA आपको सीधे दे दिया उसने 180 और M में वाटर का होता है कितना है 18। प्रेशर को 20% कम कर रहा है, बाय लिखा है 2 नहीं है। अब ऐसे केस में मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम प्रेशर है वो क्या होता था P0A, तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XIB। तो लगे रहो XIB XIA सॉल्व करने में। अब इसी को मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया था, याद आ रहा है, P0A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू क्या था NB अपॉन NA। अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था NB अपॉन NA। अब ऐसा करने पर क्या फ़ायदा होगा, ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, अपॉन में अब क्या है PA, तो PA बच्चे का कितना हो जाएगा, सॉरी रिड्यूस बाय 20 है ना, तो यहाँ 80 आएगा। रिड्यूस्ड बाय 80 लिखा होता तो 20 आता, रिड्यूस्ड बाय 20 है तो बचा कितना 80, लेकिन अगर लिखा होता रिड्यूस टू 20 तब यहाँ पे 20 आता। कंफर्म है, समझ आता है। PA कितना होगा फिर बताएं 80। NB कितना है सर, NB तो पता नहीं है तो मत छेड़ो उसको। NA कितना है 180 बाई 18 कितना होता है 10। वाह क्या क्वेश्चन है ये। 20 अपॉन में 80 इज इक्वल टू NB अपॉन में 10, तो 10/4 इसको रख लें, 10/4 इज इक्वल टू NB। NB क्या होता है WB अपॉन में 180 ना, तो अब क्या कह सकते हैं कि WB इज इक्वल टू क्या होगा 1800 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 450 ग्राम। तो ये आपका WB हो गया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, ये पढ़ो 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। बच्चों न्यूमेरिकल मेन होते हैं, न्यूमेरिकल को ढंग से करो, कहानी पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। थ्योरी पढ़ ली, मुझे समझ आ गया, थ्योरी भी जरूरी है, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि हमें न्यूमेरिकल समझ आ जाए कि क्या है। देखो 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब कोई सॉल्यूट है, हमें नहीं पता वो कौन है, उसका 20 ग्राम है, हम उसको B मान लेते हैं, वो 156 ग्राम बेंजीन में मिक्स हो रहा है। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर लिखते हमें समझ आ गया कि हमें सॉल्वेंट बेंजीन है तो P0 है, अब की वाटर नहीं है सॉल्वेंट। एट दैट टेम्परेचर 200 mm एंड वेपर ऑफ सॉल्यूशन मतलब PA कितना है 150, ऑब्वियसली जो कम है वो PA है, जो ज़्यादा है वो P0 है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है P0A माइनस PA। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। P0A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू क्या था NB अपॉन NA, हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, हमें XIB निकालने की जरूरत ही नहीं है। P0A कितना है, ज़्यादा कौन है 200, कम कौन है 150, अपॉन में क्या आएगा 150। NB क्या है डोंट टच, बाद में देखेंगे। NA कितना है 156 अपॉन में बेंजीन 78, तो ये सीधे क्या आएगा 2। तो बच्चे 50 अपॉन में 150 इंटू 2 इज इक्वल टू NB, हाँ 2/3 इज इक्वल टू WB कितना है 20 और मोलर मास NB हमसे पूछा हुआ है। बताएं फटाफट क्या आएगा। क्या कह रहे हो सर ये तो बहुत इजी था, तो मैंने कब कहा मैं हार्ड देता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट ही तो समझना होता है, आपसे किसी की दुश्मनी थोड़ी है। ग्राम लिख के आ जाना, नंबर आएंगे कम, आधा नंबर कट गया, यूनिट तो ये होती ही नहीं है। क्या आएगा 30 ग्राम पर मोल। फटाफट नोट करें इसको, आसान था न्यूमेरिकल, मज़ेदार था न्यूमेरिकल, मज़ेदार। हाँ सर काम चल गया है। तो भाई एक और क्वेश्चन करेंगे, IIT JEE में आया हुआ है, कैसे है क्वेश्चन, तब तक आप नोट करो, तब तक मैं एक और लिख देता हूँ भाई। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए, फिर आपकी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी, फिर मिलेंगे हम सीधे अगले क्वेश्चन वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है 30 ग्राम तो बच्चों 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, यार लॉकडाउन की वजह से मन नहीं लगता, ऑफलाइन वाज बेटर। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम
of water at 100 degrees Celsius if vapor pressure of solution is 570 mmHg, then calculate molar mass of solute. फटाफट देख लें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जेई में क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन क्या था कि आपको टेम्परेचर दिया था, प्रेशर एक ही दिया था, दो अननोन है, मोलर मास भी पूछ रहा है और देखा जाए तो प्रेशर भी नहीं पता। तो बच्चों जैसे आपने 100 डिग्री देखा, ये होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। दैट मीन्स उस वक्त जो है वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर होता है। सो वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, STP प्रेशर, राइट, जो कि क्या होता है P0। ए की वैल्यू यहाँ में क्या लेंगे, 1 बार। अगर आपको याद हो तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 760 mmHg। तो एक अननोन तो हमें पता चल गया। अगर पूछता P0 ए बताओ तो हमारा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर आगे की कहानी क्या है, फिर आपसे कहता है मोलर मास निकालो। निकाल लो भाई। हमने क्या ट्रिक देखी है, P0 ए माइनस PA अपॉन में P0 ए इज इक्वल टू NB अपॉन NA। P0 ए कितना है 760, PA कितना है 570, P0 फिर PA कितना है 570। हाँ जी, आगे बताओ। NB 30 ग्राम, इसको टच मत करना, अगर आप इसको करोगे तो LCM में जाना पड़ेगा, बाद में ओपन करना। Na कितना होगा 360 ग्राम ऑफ वाटर, तो 360 बाय 18 सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 0, अरे वाह, 16 माइनस 7 9, फिर 6 माइनस 5 1, 190 अपॉन में 570 इंटू NB हो गया ना, इंटू 18 टू जा तो ये सीधे क्या हो गया 20 है ना, ये 0 क्या 19 3 जा, ठीक है 20/3। अब ओपन करो, कितने ग्राम है 30 अपॉन में MB, और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो अपने आप ही सब कट आ जाएगा। कैलकुलेशन इजी होती है, जेई में कभी भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं आती। ये क्या कर रहा हूँ मैं, 20/3 है ना, तो MB इज इक्वल टू, सही है हाँ, तो अब क्या आ जाएगा, MB इज इक्वल टू 3 3 जा 9 अपॉन में 2, तो 4.5 ग्राम पर मोल। एक बार चेक कर लें, 4.5 आ रहा है, यस आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लें। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अब की बारी में पूरी उम्मीद करूंगा कि इसको अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे, जितने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कंफ्यूज भी करेगा, वो आपका टाइम भी मांगेगा, उस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं, सारा आएगा टॉपिक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन, रॉड्स लॉ की एप्लीकेशन, इसके बाद हेनरी लॉ, पजलिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजन, इवन आपको पता भी नहीं है आयनिक इक्विलिब्रियम भी मर्ज होगा इसमें। समझ गए? पूरे ध्यान से, पूरा सीरियसली करना है, एक एक चीज़ अच्छे से सॉल्व करनी है। मैं धीरे धीरे असाइनमेंट दूंगा। अब हमारे ऐप कंप्लीट होने वाली है, उस ऐप के थ्रू हम लाइव सेशंस लेंगे, वहाँ और मज़ा आएगा। फिलहाल आप इसको अच्छे से करें और अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay intelligent, and best of luck. Bye.